आज हम मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेशन। महाशय गुरु प्रसाद जी रसिक जीव हैं। गाने बजाने का शौक़ है, खाने खिलाने का शौक़ है और शैर तमाशे का भी शौक़ है, पर उसी मात्र में द्रव्योपार्जन का शौक़ नहीं है। यूँ वो किसी के मुहताज नहीं है, भले आदमियों की तरह है भी भले आदमी, मगर किसी काम में चिमट नहीं सकते। गुड़ होकर भी उनमें लस नहीं है। वह कोई ऐसा काम उठाना चाहते हैं जिसमें चटपट करो का खजाना मिल जाए और हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाए। बैंक से छमाही सूद चला जाए, खाएं और मज़े से पड़े रहें। किसी ने सलाह दी नाटक कंपनी खोलो, उनके दिल में भी बात जम गई। मित्रों को लिखा, मैं ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, आप लोग ड्रामे लिखना शुरू कीजिए। कंपनी का प्रोस्पेक्टस बना। कई महीने उसकी खूब चर्चा रही। कई बड़े बड़े आदमियों ने हिस्से खरीदने के वादे किए, लेकिन न हिस्से बिके न कंपनी खड़ी हुई। हाँ, इसी धुन में गुरु प्रसाद जी ने एक नाटक की रचना कर डाली और यह फिक्र हुई कि इसे किसी कंपनी को दिया जाए। लेकिन यह तो मालूम ही था कि कंपनी वाले एक घाघ ही होते हैं, फिर हर एक कंपनी में उनका एक नाटककार भी होता है। वह कब चाहेगा कि उसकी कंपनी में किसी बाहरी आदमी का प्रवेश हो। वह इस रचना में तरह तरह के ऐब निकालेगा और कंपनी के मालिक को भड़का देगा। इसीलिए प्रबंध किया गया कि मालकों पर नाटक का कुछ ऐसा प्रभाव जमा दिया जाए कि नाटककार महोदय की कुछ दाल ना गल सके। 5 सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई। उसमें सारा प्रोग्राम विस्तार के साथ तय किया गया और दूसरे दिन 5 सज्जन गुरु प्रसाद जी के साथ नाटक दिखाने चले। तांगे आ गए, हारमोनियम तबला आदि सब उस पर रख दिया गया, क्योंकि नाटक का डिमॉन्स्ट्रेशन करना निश्चित हुआ था। सहसा विनोद बिहारी ने कहा, यार तांगे में जाने में कुछ बदरोबी होगी। मालिक सोचेगा ये महाशय यूं ही है, इस समय 5-10 रुपए का मुंह ना देखना चाहिए। मैं तो अंग्रेज़ों की विज्ञापनबाजी का कायल हूँ कि रुपए में 15 आने उसमें लगाकर शेष 1 आने में रोज़गार करते हैं। कहीं से 2 मोटरें मंगानी चाहिए। रसिक लाल बोले, लेकिन किराए की मोटरों से वह बात पैदा ना होगी जो आप चाहते हैं। किसी रईस से 2 मोटरें मांगनी चाहिए। मारिस हो या नए चाल की आस्टिन। बात सच्ची थी, भेष से भीख मिलती है। विचार होने लगा कि किस रईस से याचना की जाए। अजय वह महाखूसट है, सवेरे उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी ना मिले। अच्छा, सेठ जी के पास चले तो कैसा, मुंह धो रही है, उसकी मोटर अफसरों के लिए रिजर्व है, अपने लड़के तक को भी कभी बैठने नहीं देता, आपको दिए देता है। तो फिर कपूर साहब के पास चलते हैं। अभी उन्होंने नई मोटर ली है, अजय उनका नाम ना लो, कोई ना कोई बहाना करेगा, ड्राइवर नहीं है, मरम्मत में है। गुरु प्रसाद ने अधीर होकर कहा, तुम लोगों ने तो व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा कर दिया, टांगों पर चलने में क्या हरज था। विनोद बिहारी ने कहा, आप तो घास खा गए हैं। नाटक लिख लेना दूसरी बात है और मामले को पटाना दूसरी बात। रुपये पृष्ठ सुना देगा, अपना समूह लेकर रह जाओगे। अमरनाथ ने कहा, मैं तो समझता हूँ मोटर के लिए किसी राजा रईस की खुशामद करना बेकार है। तारीफ तो जब है कि पाँव पाँव चले और वहाँ ऐसा रंग जमाए कि मोटर से भी ज़्यादा शान रहे। विनोद बिहारी उछल पड़े। सब लोग पाँव पाँव चले। वहाँ पहुंचकर किस तरह बातें शुरू होंगी, किस तरह तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे, किस तरह ड्रामेटिस्ट साहब को खुश किया जाएगा, इस पर बहस होती जाती थी। हम लोग कंपनी के कैंप में कोई 2 बजे पहुँचे। वहाँ मालिक साहब, उनके एक्टर, नाटककार सब पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पान, इलायची, सिगरेट मंगा लिए थे। ऊपर जाते ही रसिक लाल ने मालिक से कहा, क्षमा कीजिएगा, हमें आने में देर हुई। हम मोटर से नहीं पाँव पाँव आए हैं। आज यही सलाह हुई कि प्रकृति की छटा का आनंद उठाते चलें। गुरु प्रसाद जी तो प्रकृति के उपासक हैं। इनका बस होता तो आज चिमटा लिए या तो कहीं भीख मांगते होते या किसी पहाड़ी गांव में वट वृक्ष के नीचे बैठे पक्षियों का चहकना सुनते होते। विनोद ने रद्दा जमाया, और आए भी तो सीधे रास्ते से नहीं, जाने कहाँ कहाँ का चक्कर लगाते आए, खाक छानते, पैरों में जैसे सनीचर है। अमर ने और रंग जमाया, पूरे सज्जुगी आदमी हैं। नौकर चाकर तो मोटरों पर सवार होते हैं और आप गली गली मारे फिरते हैं। जब और रईस मीठी नींद के मज़े लेते होंगे तो आप नदी के किनारे उषा का श्रृंगार देखते हैं। मस्त राम ने फरमाया, कवि होना मानो दीन दुनिया से मुक्त होना। गुलाब की एक पंखुड़ी लेकर उसमें न जाने क्या घंटों देखा करते हैं। प्रकृति की उपासना ने ही यूरोप के बड़े बड़े कवियों को आसमान पर पहुंचा दिया। यूरोप में होते तो आज इनके द्वार पर हाथी झूमता। एक दिन एक बालक को रोते रोते देखकर अपने आप रोने लगे। पूछता हूँ, भाई रोते क्यों हो? तो और रोते हैं। मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकलती है। विनोद, जनाब, कवि का हृदय कोमल भावों का रेत है, मधुर संगीत का भंडार, अनंत का आईना है।
रसिक कहते हैं, क्या बात कही है आपने, अनंत का आईना है, वाह, कवि की सोहबत में भी आप कुछ कवि हुए जा रहे हैं। आप लोग मुझे ज़बरदस्ती कवि बनाए देते हैं। कवि सृष्टा की वह अद्भुत रचना है जो पंचभूतों की जगह 9 रसों से बनती है। मस्तराम बोले, आपका यही एक वाक्य है जिस पर सैकड़ों कविताएं नछावर है। सुनिए आपने रसिक लाल जी कवि की महिमा, याद कर लीजिए, रट डालिए। रसिक लाल कहाँ चुप रहने वाले थे, बोले, कहाँ तक याद करें भैया, यह तो सूक्तियों में बातें करते हैं और नम्रता का यह हाल है कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। महानता का यही लक्षण है, जिसने आपको कुछ समझा वह गया। कंपनी के स्वामी की तरफ देखकर बोले, आप तो खुद ही सुनेंगे, इस ड्रामे में अपना हृदय निकाल कर रख दिया है। कवियों में जो एक प्रकार का अल्हड़पन होता है, उसकी आप में कहीं गंध भी नहीं। इस ड्रामे की सामग्री जमा करने के लिए आपने कुछ नहीं तो 1000 बड़े बड़े पोथों का अध्ययन किया होगा। वाजिद अली शाह को स्वार्थी इतिहास लेखकों को कितना कलंकित किया है, आप लोग जानते ही हैं। उस लेख राशि को छांट कर उसमें से सत्य के तत्व खोज निकालना आप ही का काम था। विनोद बोले, इसलिए हम और आप दोनों कलकत्ता गए और वहाँ 6 महीने मटिया मूर्छ की खाक छानते रहे। वाजिद अली शाह की हस्तलिखित एक पुस्तक की तलाश की, उसमें उन्होंने खुद अपनी जीवन चर्चा लिखी है। एक बुढ़िया की पूजा की गई, तब कहीं जाके 6 महीने में किताब मिली। अमरनाथ बोले, पुस्तक नहीं, रत्न है, रत्न। मस्तराम, उस वक्त तो उसकी दशा कोयले की थी, गुरु प्रसाद जी ने उस पर मोहर लगाकर अशरफी बना दिया। ड्रामा ऐसा चाहिए जो सुने दिल हाथों से थाम ले, एक एक वाक्य दिल में चुभ जाए। अमरनाथ, संसार साहित्य के सभी नाटकों को आपने चाट डाला और नाट्य रचना पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। विनोद, जभी तो चीज भी आसानी से हुई है। अमरनाथ, लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक हफ्ते भर में यहाँ पड़ा रहा, पैरों पड़ा कि मुझे यह नाटक दे दीजिए, लेकिन आपने ना दिया। जब एक्टर ही अच्छे नहीं तो उसमें ड्रामा खिलवाना उसकी मिट्टी खराब करना है। इस कंपनी के एक्टर माशाल्लाह अपना जवाब नहीं रखते। इसके नाटककार की सारे ज़माने में धूम है, आप लोगों के हाथों में पड़कर यह ड्रामा धूम मचा देगा। विनोद, एक तो लेखक साहब खुद शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं, उस पर यहाँ के एक्टरों का नाट्य कौशल, शहर लुट जाएगा। मस्तराम बोले, रोज़ ही तो किसी न किसी कंपनी का आदमी सिर पर सवार रहता है, मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। विनोद, बस एक यही कंपनी है जिसके तमाशे के लिए दिल बेकरार रहता है, नहीं तो और जितने ड्रामे खेले जाते हैं ना 2 कौड़ी के, मैंने तमाशा देखना ही छोड़ दिया। गुरु प्रसाद जी बोले, नाटक लिखना बच्चों का खेल नहीं, खूने जिगर पीना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक नाटक लिखने के लिए 5 साल का समय भी काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छा ड्रामा ज़िंदगी में एक ही लिखा जा सकता है। यूँ कलम घिसना दूसरी बात है। बड़े बड़े धुरंधर आलोचकों का यही निर्णय है कि आदमी ज़िंदगी की एक ही नाटक लिख सकता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी, सभी देशों के ड्रामे पढ़े, पर कोई ना कोई दोष सभी में मौजूद। किसी में भाव तो किसी में भाषा नहीं, भाषा है तो भाव नहीं, हास्य है तो गान नहीं, गान है तो हास्य नहीं। जब तक भाव, भाषा, हास्य और गान ये चारों अंग पूरे ना हो, उसको ड्रामा नहीं कहना चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ, कुछ आप लोगों की सोहबत में शुद्ध बुद्ध आ गया है, मेरी रचना की हस्ती ही क्या है, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसे दोष आपको ना मिलेंगे। विनोद जी बोले, जब आप उस विषय में मर्मज्ञ है तो दोष रह ही कैसे सकते हैं। रसिक लाल बोले, 10 साल तक तो आपने केवल संगीत कला का अभ्यास किया, घर के हजारों रुपए उस्तादों को भेंट कर दिए, फिर भी दोष रह जाए तो दुर्भाग्य है। रिहर्सल शुरू हुई, वाह वाह, हाय हाय का तार बंधा। कोरस सुनते ही एक्टर और प्रोपराइटर और नाटककार मानो सभी जाग पड़े। भूमिका में उन्हें विशेष प्रभावित किया था, पर असली चीज़ सामने आते ही आंखें खुल गई। समा बंध गया, पहला सीन आया, आंखों के सामने वाजिद अली शाह के दरबार की तस्वीर खिंच गई। दरबारियों की हाजिर जवाबी और फटकते हुए लतीफ़े, वाह वाह, क्या कहना है, क्या वाक्य रचना थी, क्या शब्द योजना थी। रसों का कितना सुरुचि से भरा हुआ समावेश था। तीसरा हिस्सा हास्यमय दृश्य था। हंसते हंसते लोगों की पसलियां दुखने लगी। स्तुल क्वाय स्वामी की संयत अविचलता की आसन से डिग गई। चौथा सीन करुणाजनक था। हास्य के बाद करुणा, आंधी के बाद आने वाली शांति थी। विनोद आंखों पर हाथ रख के सिर झुकाए जैसे रो रहे थे। मस्तराम बार बार ठंडी आंखें खींच रहे थे और अमरनाथ बार बार सिसकियां भर रहे थे। इसी तरह सीन पर सीन, अंक पर अंक समाप्त होते गए, यहाँ तक कि जब रिहर्सल समाप्त हुई तो दीपक जल चुके थे। सेठ जी अब सौंठ बने हुए बैठे थे। ड्रामा समाप्त हो गया, पर उनके मुखारविंद पर उनके मनोविचार का लेश मात्र भी ना आभास था।
जड़ भरत की तरह बैठे हुए थे। ना मुस्कुराहट, ना कौतूहल, ना हर्ष, ना कुछ। विनोद विहारी ने मामले की बात पूछी, तो इस ड्रामे के बारे में श्रीमान की क्या राय है? सेठ जी ने उसी विरक्त भाव से उत्तर दिया, मैं इसके विषय में कल निवेदन करूँगा। कल यहीं भोजन भी कीजिएगा। आप लोगों के लायक भोजन हो तो क्या होगा, वो उसे केवल विदुर का साग समझकर स्वीकार कीजिएगा। पंच पांडव बाहर निकले तो मारे खुशी के सबकी बाँछें खिल जाती थी। विनोद बोले, 5,000 की थैली है, नाक बंद कर सकता हूँ। अमरनाथ 5,000 की 10 और यह नहीं कह सकता, पर रंग खूब जम गया। रसिक बोले, मेरा अनुमान तो 4,000 का है। मस्तराम बोले, और मेरा विश्वास है कि 10,000 से वह कम नहीं कहेगा। मैं तो सेठ के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था, आज ही कह देता, पर डरता था कहीं ये लोग अस्वीकार न कर दे। उसके होठों पर हंसी न थी, पर मगन हो रहा था। गुरु प्रसाद बोले, मैं पढ़ा भी तो जी तोड़कर। विनोद, ऐसा जान पड़ता था तुम्हारी वाणी पर सरस्वती बैठ गई है। सभी की आंखें खुल गई। रसिक बोले, मुझे उसकी चुप्पी में जरा संदेह होता है। आपके संदेह का क्या कहना है? आपको ईश्वर पर भी संदेह है? मस्तराम, ड्रामेटिस्ट भी बहुत खुश हो रहा था। 10-12 हज़ार का वारा न्यारा है भाई, आज खुशी में एक दावत होनी चाहिए। गुरु प्रसाद ने कहा, अरे तो कुछ बोहनी बट्टा तो हो जाए। जी नहीं, जब जलसा होगा तब आज दावत होगी। भाग्य के बली हो तुम गुरु प्रसाद। मेरी राय है जरा उस ड्रामेटिस्ट को गांठ लिया जाए, उसका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। आप तो वाही हुए हैं, वह नाक रगड़ कर जाए तब भी यह सौदा होकर रहेगा। सेठ जी अब बचकर निकल नहीं सकते। हम लोगों की भूमिका तो जोरदार थी, उसी में तो रंग जमा दिया। अब कोई छोटी रकम कहने को उससे साहस ना होगा। रात को गुरु प्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई। दूसरे दिन कोई 6-5 आदमी सेठ जी के पास पहुंचे। संध्या का समय हवाखोरी का है, आज मोटर पर न आने के लिए बना बनाया बहाना था। सेठ जी आज बेहद खुश नजर आते थे। कल ही वह मुहर्रमी सूरत अंतर्धान हो गई थी। बात बात पर चहकते थे, हंसते थे और लखनऊ का कोई रईस हो। दावत का सामान तैयार था, मेजों पर भोजन चुना जाने लगा था। अंगूर, संतरे, केले, सूखे मेवे, कई किस्म की मिठाइयाँ, कई तरह के मुरब्बे, शराब आदि सजाए गए थे और यारों ने खूब मजे से दावत खाई। लेकिन सेठ जी बोले, आप लोगों के लायक भोजन यहाँ कहाँ बन सकता है। भोजन के उपरांत लोग बैठे तो मामले की बातचीत होने लगी। गुरु प्रसाद का हृदय आशा और भय से कांपने लगा। सेठ जी बोले, हुजूर ने बहुत ही सुंदर नाटक लिखा, क्या बात है। ड्रामेटिस्ट, यहाँ जनता अच्छे ड्रामे की कदर नहीं करती, नहीं तो ड्रामा लाजवाब होता। सेठ जी बोले, जनता कदर नहीं करती ना करें, हमें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं, रत्ती बराबर परवाह नहीं। मैं इसकी तैयारी 40,000 केवल बाबू साहब की खातिर से खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से एक चीज़ लिखी है, मैं उसका प्रचार भी उतने ही हौसले से करूंगा। हमारे साहित्य के लिए क्या यह कुछ कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान पुरुष इस क्षेत्र में आ गए हैं। यह कीर्ति हुजूर को अमर बना देगी। ड्रामेटिस्ट बोले, मैंने तो ऐसा ड्रामा आज तक देखा ही नहीं, लिखता मैं भी हूँ, और भी लोग लिखते हैं, लेकिन आपकी उड़ान में कोई क्या पहुँचेगा। कहीं कहीं तो आपने शेक्सपियर को भी मात कर दिया है। सेठ जी बोले, तो जनाब, जो चीज़ दिल की उमंग से लिखी जाती है वह ऐसी ही अद्भुत होती है। शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा रुपए के लोभ से लिखा। हमारे दूसरे नाटक भी धन के लिए ही लिखते हैं, उनमें यह बात कहाँ पैदा हो सकती है। गोसाई जी की रामायण क्यों अमर है? इसीलिए कि वह भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई। शादी की गुलिस्तां और बोस्तां होमर की रचनाएं इसलिए स्थायी हैं कि उन कवियों ने दिल की उमंग से लिखा। जो उमंग से लिखता है वह एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक उक्ति पर महीनों खर्च कर देता है। धनेच्छु को तो एक काम जल्दी से समाप्त कर दूसरा काम शुरू करने की फिक्र होती है। ड्रामेटिस्ट साहब बोले, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे साहित्य की अवनति केवल इसीलिए हो रही है कि हम सब धन के लिए या नाम के लिए लिखते हैं। सेठ जी, सोचिए, आपने 10 साल केवल संगीत कला में खर्च कर दिए, लाखों रुपए कलावंतों और गायकों को दे डाले होंगे। कहाँ कहाँ से और कितने परिश्रम और खोज से इस नाटक की सामग्री एकत्र की, न जाने कितने राजाओं महाराजाओं को सुनाया होगा। इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है? ड्रामेटिस्ट मुमकिन नहीं है। नहीं, रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वह अपनी आत्मा का संतोष है। वह संतोष आपके एक एक शब्द से प्रकट होता है। सेठ जी बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है। यश तो बहुधा ऐसी रचनाओं को मिल जाता है जो साहित्य के कलंक है। आपसे ड्रामा ले लीजिए,
आप आज ही पार्ट में तकसीम कर दीजिए, 3 महीने के अंदर से खेल डालना है। मेज के सामने ड्रामे की हथस्लिपी पड़ी हुई थी। ड्रामाटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरुप्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की ओर देखा, विनोद ने अमर की ओर, अमर ने रसिक। किसी के मुंह से कोई शब्द ना निकला। सेठ जी ने मानो सभी के मुंह से सिल दिए हों। ड्रामाटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाएगा तो आपको थोड़े दिनों में ही कंपनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे एक्टर अधिकांश गुजराती हैं, वह हिंदी भाषा के शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, कहीं कहीं शब्दों का अनावश्यक जोड़ देते हैं। आपकी निगरानी में यह सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। एक्टरों ने यदि पार्ट अच्छा ना किया तो आपके सारे परिश्रम पर पानी फिर जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने लड़के को आवाज़ दी, बॉय आप लोगों के लिए सिगार लाओ। सिगार आया। सेठ जी उठे। मिंद्र मंडली के लिए विदाई की सूचना थी। 5 सज्जन भी उठे। सेठ जी आगे आगे द्वार तक आए। फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, आज इस गरीब की कंपनी का तमाशा देख लीजिए, फिर यह संयोग न जाने कब प्राप्त हो। गुरुप्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा, हो सका तो आ जाऊंगा। सड़क पर आकर 5 मित्र खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब 5 ही जोर का कहकहा मारकर हंस पड़े। विनोद ने कहा, यह हम सबका गुरु घंटाल निकला। अमर ने बोला, साफ आंखों में धूल झोंक दी। रसिक बोले, मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही डर रहा था कि यह कोई पल्ले सिरे का घाव है। मस्तराम बोले, मान गया इसकी खोपड़ी को, यह चंपत उम्र भर न भूलेगी। गुरुप्रसाद आलोचना में शरीक न हुए। वह इस तरह सिर झुकाए चले जा रहे थे मानो अभी तक वह स्थिति को समझ ही ना पाए हो।